सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 9 में हम पूर्ण विश्राम यह पाठ देखेंगे। पूर्ण विश्राम यह पाठ सत्यकाम विद्यालंकर जी लिखित है। आज के पाठ के अंतर्गत हम यह घटक देखेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद पाठ हम विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले पाठ के जो लेखक है सत्यकाम विद्यालंकर जी, इनका परिचय। इनका जन्म 1935 में लाहौर में हुआ, जो अविभाजित भारत में था पहले, अब भारत से विभाजित हो चुका है। अब लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये लेख संग्रह है उनका। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये जीवन चरित्र उनके प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी अब थोड़ा सा जानेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन के आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। अब हम पूर्ण विश्राम यह पाठ विस्तार से देखेंगे। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोले, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो हमेशा, और सभी तरह के लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। उनको आराम करने का समय नहीं मिलता है। और जब लेखक की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनका बीपी चेक हुआ, तब डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। आप कुछ दिनों के लिए पूर्ण विश्राम करें। यह सुनकर लेखक की पत्नी बड़ी खुश हुई। घर जाकर श्रीमती जी ने कहा, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब देखिए, रोज़ की आपाधापी में विश्राम करना रह जाता है। इंसान हर बार किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अब तबीयत की वजह से हो या फिर डॉक्टर ने कहा हो, लेकिन 2 दिनों के लिए विश्राम तो करना ही चाहिए, ऐसा लेखक की पत्नी का कहना था और इसलिए उसने जुहू जाने का प्लान बना लिया। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब देखिए, रोज़ की जीवन शैली से तंग आए हुए लोग कभी विश्राम करना भी चाहे तो उसके लिए वो काफ़ी सारी तैयारियां करने में जुट जाते हैं। अब लेखक और उनकी पत्नी जुहू जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और उनमें उत्साह भरा हुआ है, और इसीलिए वो वहाँ जाने के पहले की सारी तैयारियां करना चाहते हैं। इसलिए मध्य रात्रि के समय 2 बजे का अलार्म लगाकर वे तभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अब देखिए, घूमने जाना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई परेशानी न हो, इसलिए यहाँ के काम यहीं पर फ़ौरन निपटाए जाए। इसीलिए श्रीमती जी ने एक लिस्ट बनाई। गाड़ी का कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए गाड़ी के लिए जो जो भी ज़रूरी था वो सारी चीज़ें उन्होंने उस यादी में लिखवा दी थी। उसकी रसीद बनाई, उसकी एक चिट्ठी बनवाई थी और उस हिसाब से सभी चीज़ें लेखक ले आए थे। गाड़ी की मरम्मत ठीक से करवा ली थी, लेकिन घर की जो खिड़कियाँ हैं उनकी चटकनियाँ कसना बाकी था। लेकिन शाम होने को आई, फिर भी वो खिड़कियों का काम पूरा नहीं हो पाया।
रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब जुहू जाना है, इसीलिए उन्होंने पहले दिन एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा उसकी तैयारी में वो जुट गए थे। जो जो काम आवश्यक है वो सारे उनको निपटाने थे, ताकि जुहू पर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना रहे। और इस चक्कर में वो इतने ज़्यादा थक गए कि उस काम से वो बेजार हो गए थे। लेकिन श्रीमती जी कहते कि जाने दो, अभी तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन जुहू पर जाकर हमें आराम ही तो करना है 2 दिन के लिए। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की खूंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब देखिए, लेखक ने गाड़ी के पूरे सामान लेकर आए थे वे, और गाड़ी की मरम्मत भी सब उन्होंने ठीक ठाक करवा ली थी। लेकिन फिर भी श्रीमती जी मोटर का एक मुआयना कर आती है, सब सामान सूची के अनुसार आया है या नहीं वो भी देख लेती है। और जो उन्होंने 5 बजे सुबह का अलार्म लगाया था वो बजता है, और उस शोर से वो दोनों उठ बैठते हैं। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। देखिए, अब सुबह का 5 बजे का अलार्म लगाने के बाद जैसे वो बजा, ये दोनों उठ बैठे और सुबह जुहू जाने की तैयारी उनकी बहुत तेज़ी से होने लगी, चरम सीमा पर पहुंच गई। सुबह उन्हें चाय पीनी थी, लेकिन स्टोव ने धोखा दे दिया। वो लगातार बुझने लगा। उसको ठीक करवाने में, उसमें तेल भरने और धोखनी करना, मतलब उसमें हवा भरने के चक्कर में काफ़ी समय निकल गया। इसलिए उन्होंने फिर चाय पीने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। और अब वो दत्तचित्त होकर, मतलब एक चित्त होकर पूरा ध्यान उन्होंने अब जुहू निकलने की तैयारी में लगवा दिया। और उन्होंने तय किया कि अब चाय वाय सब वहीं पर पिएंगे, यहाँ का ये प्रोग्राम अब कैंसिल, और वो जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। अब देखिए, इनको जुहू जाना था, जुहू जाकर उनको बहुत ज़्यादा आराम करना था, और इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, एक दूसरे को हर एक चीज़ की याद दिला रहे थे। जैसे सहयोग भावना उनमें बहुत ज़्यादा थी, ये दिखाई दे रहा था। इसलिए लेखक भी क्या कर रहे थे कि पत्नी के कामों में हाथ बटाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वो उनको याद दिला रहे हैं कि पूड़ियों के साथ साथ तुमने मिर्ची का अचार रखा है या नहीं, फिर भूल जाओगी। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना। गुलबंद यानी मफलर, जो सर्दियों के दिनों में गले में बांधी जाती है, उसे गुलबंद कहते हैं, जो पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब देखिए, उनको जुहू के समंदर किनारे पर जाना था, वहाँ पर सर्द हवा चलेगी, इसलिए उन्होंने जो कश्मीर से लाया हुआ गुलबंद है वो भी साथ में रख लिया था। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अब वो समंदर किनारे जाने वाले थे, इसलिए बाथिंग सूट की तो आवश्यकता थी, और इसलिए वो श्रीमती जी अपने पति को याद दिलाती है कि तुमको बेदिंग सूट भी रखवाना है, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। इस प्रकार वो एक दूसरे को हर एक चीज़ की याद दिलाने लगे, जिससे कोई चीज़ पीछे छूट न जाए। वो तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। अब देखिए, हर काम उनको
पूरा करना है। और जूहू पर जाने के बाद वहाँ जो खाली समय मिलेगा वहाँ पर वो अपनी माँ को चिट्ठियों का जवाब देना चाहती है, इसलिए राइटिंग पैड भी उन्होंने साथ में रख लिया है। और जहाँ भी चिट्ठियाँ भी रख लेना, जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती है तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबरा गई थी। अब देखिए, वो हर एक चीज़ रख रहे थे। उनको पता है कि 2 दिन जूहू पर आराम करना है, लेकिन वहाँ पर भी उनको क्या क्या करना है उसका भी इंतज़ाम उन्होंने घर पर ही कर लिया था। उन्होंने अखबार रख लिए थे, उन्होंने चिट्ठियाँ रख ली थी, खाने पीने का सामान रख लिया था। एक दूसरे को वो याद दिला रहे थे कि तुमको इस बात से तकलीफ होती, तुम ये रख लो, ये ले लो, लाइट बिल ले लो, बीमा की नोटिस आई है वो ले लो, उसका भी भुगतान करना है, धूप का चश्मा ले लो जिससे तुम्हारा सर दर्द नहीं होगा। और सही बात है, छाता ही ले लो क्योंकि वहाँ धूप बहुत करारी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। लेखक की पत्नी कह रही थी कि हाँ मैं रख लूँगी, लेकिन वो कुछ और ही ढूंढ रही थी। लेखक ने देखा कि उनकी पत्नी कैंची, ब्रश और सब कुछ तो उनको मिल गया था, लेकिन नेल कटर उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, घबराई हुई थी। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर आधा समाप्त हुआ है, लेकिन अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह से वो जूहू जा पाते हैं या नहीं, वहाँ पर जाकर वो छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं, उनके साथ और क्या घटित होता है, ये सब बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पूर्ण विश्राम का दूसरा भाग हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में। धन्यवाद।